अच्छा, कल वाली क्लास याद है? ठीक है, तुम्हारा स्टार्ट करा ना टॉपिक जो दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तुमने कल की क्लास में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल चीज़ों को समझ लिए, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल है डिफरेंस समझ लिए, ठीक है, और उसके बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में भी डिफरेंस समझ लिए। अच्छा, कल की क्लास में तुमने यहाँ तक शायद कर ली है, तुमने सोलर एनर्जी करा था, जो कि कौन सी एनर्जी है? नॉन कन्वेंशनल, या तुम बोलो रिन्यूएबल या फिर इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, तुमने इसके क्या करते थे, तुमने वो कर लिया, एडवांटेजेस कर ली, डिसएडवांटेजेस कर ली, तुमने कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं। बट अभी भी स्टिल एक दिक्कत है किसमें, कि जो बैटरीज तुम्हारी रहती हैं वो इतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाती जो कि तुम सोलर एनर्जी के थ्रू लेते हो। ये थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सब तुमने यहाँ तक कर लिए। आज बात करने वाले हैं तुम्हारी विंड एनर्जी की। समझ आ रहा है? मतलब ये भी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है या फिर रिन्यूएबल है। करा क्या जाता है, तुम्हें इतना पता है कि यहाँ पे सेटअप्स करा जाता है विंड मिल्स का, और विंड मिल्स जो ब्लेड्स हमारे होते हैं वो घूमते हैं, बट किसके थ्रू घूमते हैं? इसी विंड के थ्रू। एंड एक तुम्हारी मोटर लगी होती है नीचे, टरबाइन जिसे कहते हो, वो घूमती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तुम जितनी भी अब रिसोर्सेज या सोर्सेज तुम देखोगे एनर्जी के, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनका एक ही काम है, दैट इज एनर्जी को जनरेट करना, स्पेशली इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसी को जनरेट करना मेन काम किसका है तुम्हारा, जितने भी हम अब सोर्सेज करने वाले। तो विंड इज द नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर अक्रॉस द लैंड और सी। द विंड व्हेन यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल टर्न्स द शाफ्ट टू विच दे आर अटैच्ड। दिस मूवमेंट ऑफ शाफ्ट थ्रू अ पंप और जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सेम उसने कहा कि तुम्हें एक दिखेगी विंड मिल जो कि घूमेगी किसके थ्रू, ब्लेड्स उसके किसके थ्रू घूमेंगे, विंड के थ्रू। विंड पास करेगी, शाफ्ट नीचे लगी होगी, एक मोटर नीचे लगी होगी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। एक बेसिक सी चीज है, ठीक है। अभी एक प्रोजेक्ट शायद अगर मेरे को याद, अगर एमसीक्यू मेरा होगा शायद आगे होगा शायद। अभी एक प्रोजेक्ट किस स्टेट ने, एक स्टेट ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा था जिसमें 600 मेगावाट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे। तो एक कुछ प्रोजेक्ट था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस प्रोजेक्ट का, मैं तुम्हें बताऊंगा कल वाली क्लास में, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? विंड एनर्जी है, इनएग्जॉस्टिबल है, रिन्यूएबल है, और साथ में नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल ऐसे सोर्सेज मैंने बोला जो अभी रिसेंटली नोन, मतलब जानने में आए, तो टेक्नोलॉजी मतलब ज़्यादा होगी, ठीक है, तो मतलब वो जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगी ये सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, इट इज़ फ्रीली एंड अबंडेंटली अवेलेबल। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ इसके, वो क्या क्या है? स्टार्टिंग में हाई इन्वेस्टमेंट लगती है, लाइक सोलर एनर्जी, यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या लगती है? हाई इन्वेस्टमेंट। उसके बाद विंड स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल द टाइम विच अफेक्ट्स पावर जनरेटेड। देखो, विंड स्पीड ऐसा तो नहीं है जरूरी कि हर टाइम पे विंड स्पीड नॉर्मल ही हो जितनी चाहिए होती है, 30 किलोमीटर पर आवर कम से कम तो चाहिए, कि इतनी स्पीड हो तो वो रोटेट करेगा एंड एनर्जी जनरेट करेगा। हर बार विंड स्पीड उतनी हो जरूरी नहीं है, कई बार ज़्यादा विंड स्पीड चल रही है, कई बार कम है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, ये जो शाफ्ट तुम नीचे लगा रखी है उसमें भी कुछ डैमेज आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी तो तुम जनरेट कर पा रहे हो, एनर्जी तो तुम जनरेट कर पा रही हो, रिन्यूएबल है, बार बार जनरेट कर पाते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, कॉस्टली है। स्टार्टिंग में जो तुम्हारी कॉस्ट रहेगी इसको लगाने में वो ज्यादा है, एक। दूसरा, अगर विंड स्पीड ऐसा नहीं कि कई बार ज्यादा हो रही है, कई बार कम हो रही है, हर बार ऐसा हो रहा है, और जिसकी वजह से शाफ्ट में इफेक्ट पड़ सकता है, एनर्जी जनरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, पता नहीं, प्रोजेक्ट है कुछ, प्रोजेक्ट का नाम गंगमूल प्रोजेक्ट, राजस्थान में। कितना मेगावाट ये एनर्जी प्रोड्यूस? 600, हाँ, 600 मेगावाट जो है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किस स्टेट में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए? राजस्थान में। मेगावाट में किलोवाट है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस, अच्छा, और भी डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? विंड एनर्जी फार्म्स नीड लार्ज ऑफ लैंड, मतलब जो विंड एनर्जी जो फार्म्स होते हैं जहाँ पे ये तुम्हारे विंड मिल्स लगाई जाती हैं, तो एटलीस्ट वो एरिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब लैंड कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी लैंड कवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज ही है। डिफिकल्टी इन गेटिंग रेगुलर विंड स्पीड, जितनी कुछ चाहिए 15 से 20 तो कम से कम चाहिए, 30 तक तो कम से कम चाहिए जितनी है, रेगुलर विंड स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस भी है। जो इसके ब्लेड्स रहते हैं, जो इसकी शाफ्ट रहती है, विंड स्पीड ज़्यादा कम होने से डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिस वजह से इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है।
सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल भी है, बट इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। बात करते हैं तुम्हारे कुछ फैक्ट की। तो डेनमार्क इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। अच्छा, इंडिया इज रैंक्ड 5th इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब इंडिया का जो रैंक है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, बट थ्रू विंड एनर्जी वो रैंक कौन सा है, वो रैंक है 5th। इन इंडिया लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज बीन एस्टैब्लिश्ड नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में सबसे बड़ा, अगर तुम बोलो कि सबसे बड़ा विंड एनर्जी का कोई जगह है, फॉर्म है, तो वह कहाँ पे है, इंडिया में, तमिलनाडु में। और वो कितनी एनर्जी जनरेट करता है, 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वहां पे एस्टैब्लिश करने के पीछे का रीजन क्या है, तो पता, ओशन है पास में, समुद्र है, तो हवाएं आती चलती है, विंड स्पीड वहां पे है काफी सही है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा विंड एनर्जी जो है जनरेट होती है थ्रू विंड मिल्स। और एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा विंड एनर्जी फॉर्म जो है इंडिया में किस जगह पे है, तमिलनाडु में, और कितनी एनर्जी जनरेट करता है, 380 मेगावाट। अब बात करते हैं तुम्हारे बायोमास की। बायोमास बोलो, बायोफ्यूल बोलो, सिंपल समझो। बायोमास से तुम्हें क्या समझ आता है, तुम्हें इतना समझाता हूं कि ऐसी चीजें जो तुम्हारे एनिमल से रिलेटेड है, डेड डिकेइंग जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, डेड डिकेइंग जो तुम्हारा मैटर होगा, उससे अगर उसको यूज करके तुम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो वो जो यूज कर रहे हो, वो जो चीज तुमने ली, उसी चीज को तुम बायोमास बोलोगे। सिंपल क्या बोल रहा है कि डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, अब मैं लकड़ी बोलूं, स्टिक बोलूं, तो डेड पार्ट है किसका, प्लांट का। अगर वो वुड छोड़ता जा रहा है, लकड़ियां तुम अगर बहुत पुराना, एक पुराना वे देखें, बहुत पुराना वे देखें, अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए होती थी बायोमास के थ्रू, जनरली तुम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हो जनरली। बात सुनना, बायोमास की बात कर रहा हूं। बायोमास मैंने तुम्हें कहा कि तुम बहुत देर पहले से यूज करते आ रहे हो, बहुत देर पहले से तुम लकड़ियां यूज करते थे, ठीक है। अभी भी गांव में क्या चलता है कि अगर लकड़ियां यूज करते हो तो ऐसा नहीं है पेड़ काट के वो लकड़ी यूज कर रहे हैं, जो लकड़ी गिरी है ना वही यूज कर रहे हैं, ताकि तू क्या कर सके, उसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सके, अपना खाना बना सके, चीजों को यूज कर सके। तो बायोमास तुम ये समझना कि डेड पार्ट्स रहते हैं जो प्लांट्स के या ट्रीज के, या फिर वेस्ट मटेरियल रहता है किसका, एनिमल्स का। जस्ट लाइक काउ डंग की बात करूं, तो काउ डंग को तुम एज अ एनर्जी सोर्स, जिसको तुम बोलते हो बायोफ्यूल बोलो, बायोमास बोलो, काउ डंग बोलो, तुम उसको यूज करते हो ताकि तुम हीट एनर्जी को क्या कर सको, जनरेट कर सको। एग्जाम्पल बात करूं तो वुड इज अ बायोमास यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से अगर जो बायोमास तुम यूज करते आ रहे हो, दैट इज नोन एज वुड। चारकोल, चारकोल समझ आ रहा है, चारकोल समझ आ रहा है, सिंपल समझो, कोल। जो कोल तुम अपने घर में यूज करते हो, जो कोल तुम बाजार से लेके आते हो, दोनों में फर्क क्या है। सुनो, जब तुम लकड़ी को एकदम से जला देते हो, वो बनता है जो तुम्हारे घर में कोल बनता है, और उसको इस तरीके से जलाते हो कि दोबारा वो जलाने के लायक नहीं बचता। बट जो कोल तुम कहां से लेके आते हो, शॉप से लेके आ रहे हो, मार्केट से लेके आ रहे हो, जो कोल खदानों से निकलता है, उसमें पता क्या फर्क है, उसको जो तुम बोलते हो वो कोल तो है, बट वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू जो तुम्हारे घर में है। ऐसा रीजन क्या उसके पीछे, क्योंकि जब उसको जलाया जाता है ना, एक लिमिटेड हीट में जलाया जाता है, मतलब काफी देर से। तुम्हें पता कोल बनता कैसे है कि मिलियन ऑफ ईयर होता है, सॉरी मिलियन ऑफ ईयर क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर से लकड़ी जो होती, इसको बंद कर देना मतलब, मिलियन ऑफ ईयर से क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लकड़ी जो होती है वो अर्थ के अंदर तुम्हारी बरीड रहती है काफी देर से, हीट उसको कम मिलती है, प्रेशर उसको ज्यादा मिल रहा है, हीट ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 जल के ऐसा बन जाता है, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है। बट ये जो कोल तुम्हारे घर में प्रेजेंट रहता है, उसको एकदम से जलाते हो तुम, उसको दोबारा जलाने के लायक नहीं छोड़ा जाता। तो चारकोल वही है, चारकोल जो तुम बाजार से लेके आ रहे हो, सिंपल। तो व्हेन वुड इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन वाटर एंड अदर वोलेटाइल मटेरियल्स गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज फॉर्म। कोल से तुम क्या करो, कोल को सबसे पहले क्या करो, अगर बर्न करा जाता है उसको लिमिटेड सप्लाई में एयर की, ठीक है, एक हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में, तब के टाइम पे बनता है कोल। जब उसे इंप्योरिटीज रिमूव कर दी जाए तो क्या बन जाता है, चारकोल। वुड ऑन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस गेट कन्वर्टेड इनटू चारकोल, ये तुमने पढ़ लिया। चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड। क्यों वुड से ज्यादा बेटर फ्यूल है, क्योंकि ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू वुड। इट इज हायर क्लोरिफिक वैल्यू देन वुड, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक व्हाइल बर्निंग,
स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इम्प्योरिटीज तुमने निकाल दी। तो कोल जब जलेगा तो इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज या स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट इज़ अ कम्पैक्ट फ्यूल, इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू यूज। चारकोल। काउडंग बात करूं तो काउडंग भी एक बायोमास है। बायोमास समझ आ रहा है, ये बायोफ्यूल समझ आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे फ्यूल्स की, ऐसे मासेस की जो हम नेचुरली कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल से या फिर प्लांट्स के पार्ट से। बात करूं अगर मैं काउडंग की, इट इज बायोमास बट इज नॉट गुड टू बर्न। देखो इसको एक एज अ फ्यूल तुम यूज कर सकते हो, बट धुआं काफी ज्यादा छोड़ता है, ये इसका रीजन है। अच्छा, प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। Cow dung does not burn completely, produces a lot of ash as a residue. हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो यूज कर रहे हो स्मोक, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं एक, दूसरा कंप्लीटली बर्न नहीं होता, एश छोड़ता है एज रेजिड्यू। अगर इसकी मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं, जैसे चारकोल की बात करूं, जला दूंगा ना बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बट ये नहीं करेगा। बाय मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग वी गेट अ स्मोकलेस फ्यूल। देखो बायोगैस, इसी काउ डंग से ना बायोगैस भी बनती है। ये कैसे बनती है, देखो एक ना तुम्हारी बेसिक समझना, एक पिट सी होगी, वहां पे तुम काउ डंग वगैरह जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो छोड़ देते हो, उसको बंद एक सरफेस एरिया में रखते हो, और वहां पे होता है कि काफी देर रखने की वजह से ना वहां पे गैस सी कम्युलेट हो जाती है। उसी गैस को तुम यूज कर सकते हो किसके लिए, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तुम आग जलाने है उस गैस से जला सकते हो, और वो जो गैस होगी ना वो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगी, ठीक है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी, इतना समझना। तो ये जो गैस, बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है किससे, बायोफ्यूल से या बायोमासेस से, उसको बोला जाता है बायोगैस। और ये देखा जाए तो ये भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करी जाती है। सिंपल लाइक एलपीजी ये जो सब रहता है ना, वैसे बायोगैस भी तुम्हारी रहती है, ये भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तुम यूज करते हो। बायोगैस क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बायोगैस प्लांट में, प्लांट समझ लेना, सिंपल समझना, प्लांट में होता क्या है ना कि तुम क्या करते हो, सिंपल जो तुम्हारा मैन्योर होगा, जो भी तुम्हारा काउडंग होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, तुम उसको वहां पे डालोगे, ठीक है, चैम्बर्स होंगे। अब उस चैम्बर में ना एक जगह पे चैम्बर ऐसा होगा जहाँ पे गैस अकोमोडेट होगी तुम्हारी ऊपर आके, क्योंकि जब तुम बड़ी देर से की चीज़ों को सड़ा के रखते हो तो उसमें गैस बनना शुरू हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रही होती है। वही गैस जो है वो तुम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या प्रोसेस क्या पूरी रहती है कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है तुम्हारा, चाहे वो डंग है, तुम्हारा वाटर है, काउ डंग है, तो उसको वो क्या करेगा, डिग्रेड करना शुरू करेगा, डिकम्पोज करना शुरू करेगा। अच्छा, डिकम्पोज करना शुरू करेगा तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो गैसेस जनरेट करना शुरू करेगी, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। यही गैसेस को तुम बोलोगे बायोगैस, और यही तुम यूज करोगे। इसी बायोगैस को तुम स्टोर करते हो गैस टैंक में, और फ्रॉम विच तुम आर ड्रॉन थ्रू द पाइप्स, पाइप से तुम यूज करते हो, तुम मतलब पाइप्स के थ्रू इसको निकाल लो, ठीक है, इसी बायोगैस को तुम स्टोर कर लो, और इसी को एज अ एनर्जी तुम, एज अ फ्यूल तुम यूज कर सकते हो। तो तुम्हें कोई पूछे बायोगैस कैसे बनती है, तो तुम बोलेगे थ्रू बायोमास, और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं, गैसेस फॉर्मेशन होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बायोगैस जो है कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बनती है, तुम बोलोगे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। और यही बायोगैस को स्टोर कर दो, ठीक है, और जिसको फिर तुम क्या करो, पाइप्स के थ्रू यूज भी कर सकते हो। स्टोर कर दो टैंक में, पाइप्स फिट करो, ठीक है, चूल्हे के साथ लगा दो, जला लो चूल्हा, सिंपल, लाइक जैसे तुम सिलेंडर से अपनी गैसेस जलाते हो, ये है। इतना समझ आ रहा है। अब यूजेज क्या है इसकी देखा जाए तो बायोमास इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अकाउंटिंग अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फ्यूल यूज इन आवर कंट्री। बायोगैस जो है तुम्हारी, इतना समझना कि 1/3 फ्यूल जो तुम्हारी कंट्री में यूज करा जाता है, मतलब 40% जो फ्यूल तुम्हारी कंट्री में यूज करा जाता है वो क्या है, बायोगैस है। बट कहाँ पे, रूरल हाउस होल्ड्स में। गाँव की बात करूँ, अभी भी स्टिल गांव की बातें करूं मैं यहाँ पे, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, गांव में तो यूज करा जाता है एज ए फ्यूल। वो फ्यूल कौन से, बायोगैस या फिर बायोमास। द वाइड स्प्रेड, क्योंकि लकड़ियाँ यूज करते हैं गांव में स्टिल, अभी भी काफी सारी जगह ऐसे जहाँ पे सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हैं या यूज नहीं करते हैं डरने की वजह से, वहां भी लकड़ियाँ यूज अभी तक करते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ बायोमास इज फॉर हाउस होल्ड कुकिंग एंड हीटिंग। तो
तो सिंपली बायोमास जो तुमने करे, बायोमास जो तुमने करा, सिंपली एक ही यूज है उसका, हीट प्रोड्यूस कर, हीट की प्रोडक्शन, हीट एनर्जी जनरेट करना, या फिर घर में कुकिंग में हेल्प होना, या घर में कुकिंग जो तुम करते हो तो कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हो, किससे यूज कर रहे हो, बायोमास से। द टाइप्स ऑफ बायोमास यूज्ड आर एग्रीकल्चरल वेस्ट, वुड, चारकोल एंड ड्राई डंग। तो बायोमास के तुमने 4 टाइप पढ़े, कुछ एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा उसको तुम एज एनर्जी यूज करना शुरू करोगे, उससे एनर्जी जनरेट करोगे, वुड से तुम एनर्जी जनरेट करना शुरू करोगे, चारकोल या फिर ड्राइड डंग से भी तुम क्या करना शुरू करते हो, एनर्जी जनरेट करते हो, और उसी एनर्जी को कहा जाता है बायोफ्यूल या फिर बायोगैस। तो 3 चीजें याद रखना, बायोमास एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, एक हार्ड सब्सटेंस, चाहे वुड है, चारकोल है, कुछ भी है। बायोफ्यूल की बात करूंगा तो तुम उस टाइम पे एनर्जी यूज कर रहे हो उनको यूज करके, और बायोगैस काउडंग यूज करके, एक तुम्हारा बायोगैस प्लांट रहता है जिसमें तुम क्या करते हो, काउडंग डालते हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करते हैं और वहां पे गैस रिलीज होती है जिसको बायोगैस कहा जाता है, बाद में जो तुम्हें हेल्प कर सकती है कुकिंग में। तो ये चीजें याद रखना। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि एक्सीलेंट फ्यूल है, कंटेन अप टू 75% ऑफ मीथेन, जो कि ऐसी गैस है, CH4 मीथेन, जो कि ऐसी गैस है जो जलाने में हेल्प करती है। अगर कोई गैस बड़ी जल्दी जलती है तो मीथेन उसमें से भी एक है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, बिना स्मोक के जलती है। बट बायोगैस, बायोगैस, मैं सारे बायोमासेस की बात नहीं कर रहा, मैं बायोगैस की बात कर रहा हूँ। लीव्स नो रेजिड्यू लाइक ऐश, वुड, लाइक जैसे वुड और चारकोल को बर्न करने पे तुम्हें रेजिड्यू मिलेगा, बायोगैस को बर्न करने पे या बायोफ्यूल्स को बर्न करने में नहीं मिलेगा। अब अगर बात करूं डिसएडवांटेज इसकी, तो इतनी, अगर काउडंग की बात करूं तो तुमने काउडंग देखा कि हाई क्लोरिफिक वैल्यू उसकी नहीं है, तो एक डिसएडवांटेज बायोमास की आई क्या, कि उसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू नहीं है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट बायोगैस करती है, अलग अलग समझना। अच्छा, 10 बाय इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से ही हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं सोर्सेज को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। लाइक काउ डंग को तो तुम पहले सुखा के उसको जलाते थे ताकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, बट वहीं पे तुमने क्या करा, काउ डंग को अब बायोगैस प्लांट्स में डालना शुरू करा, जिससे तुमने बायोगैस बनाना शुरू करी, जिससे तुम इसको और अच्छे वे में यूज कर पाओ। वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल। अब देखो, वुड को तुम क्या कर सकते हो, एक चारकोल या कोल में तो सिंपली नेचुरली तुम्हारा कोल बनता है। वुड को जब तुम अर्थ में बरी करके रखते हो काफी मिलियन ईयर्स के लिए तो कोल बन जाता है, बट तुम अगर चाहो तो वुड को एक और अच्छा फ्यूल बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो, डायरेक्टली मत जलाओ उसको, चारकोल बनाओ। चारकोल कैसे बनाओगे, चारकोल कैसे बनाओगे उसे, एक कम कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करवा के, कम कम अमाउंट में हीट देके, टेम्परेचर देके, उसके बाद वो जो एक सब्सटेंस बचेगा उसे चारकोल कहा जाता है, और वो एक बेटर फ्यूल है एज कंपेयर टू वुड, क्योंकि वो इतनी जल्दी जलेगा नहीं, इतना याद रखना। प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। जितने भी बायोमास तुम्हारे रहते हैं, स्पेशली काउ डंग आ गया, वुड आ गया, तो ये बायोमास कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्मोक ऑन बर्निंग। अभी तक तुमने विंड एनर्जी करा, तुमने अभी एक प्रोजेक्ट करा था विंड एनर्जी में कि 600 किलोवाट एनर्जी जो है विंड एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस स्टेट में, राजस्थान में। तुमने करा अभी बायोमास। बायोमास तुम्हें समझ आया कि डेड डिकेइंग मैटर है, चाहे वो प्लांट्स का चाहे एनिमल्स का वेस्ट है, उससे उसको यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है उसे कहा जाता है बायोफ्यूल। ठीक है, बायोमास में तुमने चारकोल पढ़ा, जब तुमने लकड़ी को एक लिमिटेड अमाउंट में जलाया, एक लिमिटेड हीट में जलाया, तो उससे बना चारकोल जो एक बेटर फ्यूल था। फिर उसके बाद तुमने करा काउडंग यूज करा। काउडंग के एक बायोमास है, एक बायोमास है, एनिमल का वेस्ट है, सुखाया उसे, तो क्या बनाया, काउडंग, जो कि प्रोड्यूस कर रहा था काफी ज्यादा स्मोक। बट जब तुमने उसी काउडंग को क्या करा, एक बायोगैस प्लांट में डाला, तो वहां पे हुआ क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज शुरू करना उसको शुरू करा, फिर गैस जनरेट करी जिसको बायोगैस कहा जाता है, और एक बेटर सोर्स है किसका, एनर्जी का। तो बेसिक बेसिक तुमने यहाँ पे डिफरेंस समझा। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, वही तुमने अभी पढ़ी कि अगर इंडोर कुकिंग भी करी जाए इनकी और वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो तो एयर पोल्यूशन या तुम्हें बड़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अनसस्टेनेबल एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ बायोमास ऑफन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अगर तुम देखो, एक चीज समझना, लकड़ी एक बायोमास है, जो पेड़ अपने से गिरा रहे हैं अगर तुम उसी लकड़ी को यूज कर रहे हो तब तो ठीक है, बट तुमने एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में
पेड़ काटना शुरू कर दिए तो इतना समझ लेना बायोमास को तुम क्या कर सकते हो, फिर इफेक्ट करते जा रहे हो। तो ये भी इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस है। अब बात करते हैं तुम्हारे वाटर और जियोथर्मल एनर्जी की। समझना, बेसिक समझना, कुछ मत समझना। यहाँ पे वाटर की बात करूं तो तुम्हारे हाइडल पावर प्लांट्स रहते हैं, डैम्स रहती है। सिंपल समझना, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, तुम उसके बोलते हो वाटर एनर्जी बोलो या हाइडल एनर्जी बोलो। अब यहाँ पे सुनना, द फ्लोइंग वाटर द फ्लोइंग वाटर एंड द टाइड्स इन द सी आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वाटर से देखो ओशन एनर्जी होगी, टाइड एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी, हाइडल एनर्जी होगी। तो ये सारी की सारी एनर्जीज जो क्रिएट हो रही है ना, ये हो रही है वाटर के थ्रू। बस फर्क इतना है कि इनके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हाइडल एनर्जी की बात करूं तो तुम्हें इतना पता है कि डैम्स बिल्ड करी जाती है, पानी ऊपर से गिरता है टर्बाइन्स पे, वो घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब मैं बात करूं अगर तुम्हारी ओशन एनर्जी की, तो एक मशीन सेटअप करी जाती है, तो जो वेव्स रहती हैं, जो टाइड्स रहती हैं, वो उस टर्बाइन से टकराती है और उसके थ्रू एनर्जी जनरेट होती है। बस फर्क इतना है इनकी टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने क्या बोला है कि क्या बोल रहा है, इंडिया इज एंडोड विद लार्ज हाइड्रो पावर पोटेंशियल अराउंड 1,45,320 मेगावाट। तो इंडिया में जितनी भी मैक्सिमम अगर एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है तो वो किससे करी जाती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से या हाइड्रो पावर पोटेंशियल, मतलब जितनी भी डैम्स बिल्ड है तुम्हारी, उसी से मैक्सिमम एनर्जी जो है इंडिया में जनरेट होती है। हैवी इन्वेस्टमेंट आर मेड ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स। देखो हैवी इन्वेस्टमेंट रहती है, तुम्हें इतना पता, डैम बिल्ड कर रही है तो फ्लोरा को डिस्टर्ब करेगी, फना को डिस्टर्ब करेगी, उस एरिया के काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करेगी, उस पूरे के पूरे एरिया की वेजिटेशन खत्म कर देगी, इकोसिस्टम खत्म कर देगी जहाँ भी ये बनाए जाते हैं। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं हाइडल एनर्जी के। बट जो स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट रहते हैं तो वो थोड़े से एज कम्पेयर टू देखा जाए, जो छोटे छोटे डैम्स बिल्ड करी जाती है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे जाते हैं, वो एज कम्पेयर टू बड़े बड़े इन प्रोजेक्ट्स के थोड़े बेनिफिशियल हैं। बट कहीं ना कहीं वो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। स्पेशली ये जो तुम्हारे स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट रहते हैं ना, तो छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं ताकि सिर्फ एक गांव में ही तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाए या कुछ प्रॉपर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाए। एक चीज़ समझना, तुम कर रहे हो हाइडल एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करते हो तुम वाटर के थ्रू, अभी ओशन एनर्जी नहीं करवा रहा, हाइडल करवा रहा हूँ। तुमने पढ़ा, देखो डैम्स बिल्ड कर रही हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइडल एनर्जी जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो डैम्स के थ्रू। इतना समझ आ रहा है? मैंने कहा एक लार्ज प्रोजेक्ट रहते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट रहते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट तो समझ आ रहा है कि शायद अपनी कंट्री को तो एनर्जी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट शायद दूसरी कंट्रीज में भी कर रहे हैं। बट स्टिल यहाँ समझना, अगर स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स अगर हम बनाते हैं तो वो स्पेशली एज कंपेयर टू लार्ज हाइडल प्रोजेक्ट कन्वीनियंट रहते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया को, इतना ज़्यादा हार्मफुल एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचाते। अब एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, देखो ये जो हाइडल एनर्जी है ना, अगर तुम्हें लगता है कि ये अब यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत देर पहले से यूज़ करते आ रहे हैं इसको। अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, बट पहले इसी हाइडल एनर्जी को कैसे यूज़ करा जाता था, इसी हाइडल एनर्जी को यूज़ करा जाता था ताकि मैकेनिकल काम जो है वो परफॉर्म किया जा सके। अगर तुम अभी भी पहाड़ों में चले जाओगे ना, किसी गांव में चले जाओगे, तो वहाँ स्टिल तुम्हें अगर तुम्हें चक्कियाँ देखी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक रिवर की साइड पे बना लेते हैं, वहाँ पे पूरा एक सेटअप बना लेते हैं, एक टरबाइन सी बना लेते हैं जिसकी जो वो टरबाइन घूमती है उस रिवर की पानी के फ्लो की वजह से। अब वो घूम रही है और वहीं पे उसने एक टाइप सा हथौड़ा सा बना रखा होता है अंदर, उसमें गेहूं डालता रहता है, हथौड़ा ऊपर पड़ता रहता है, आटा चलता जाता, मतलब कि उसी हाइडल एनर्जी को तुम एज मैकेनिकल एनर्जी यूज करते थे पुराने टाइम पे। बट अब ऐसा नहीं है, अब तुम इसी हाइडल एनर्जी को यूज करते हो ताकि तुम क्या कर सको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी तुम प्रोड्यूस कर सको। कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट पोटेंशियल ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट इज अबाउट 15,000 मेगावाट इन द कंट्री। तो जो स्मॉल, देखो जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स तुम्हारी कंट्री में हैं वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1,45,320 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जो तुम्हारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं वो कितनी मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15,000 मेगावाट। ये तुम्हें थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स वे में इसलिए पढ़ाया है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस वे में आ सकते हैं। इतना मेरे को पता है, तुम्हें इतना पता है कि हाइडल एनर्जी की बात करूंगा तो पानी की बात करूंगा, पानी की बात करूंगा तुम्हें इतना पता है
कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करूंगा, ठीक है, और मेरे को पता है तुम्हें अच्छे से पता है डैम्स बिल्ड करी गई है उस चीज के लिए। बट क्वेश्चन उठ के आ सकता है ना तो यहाँ से कि अगर मैं बात करूं तुम्हारे लार्ज हाइड्रो पावर पोटेंशियल की जो इंडिया में हमारे जनरेट करे जाते हैं, कितनी एनर्जी जनरेट करी जाती है 1,45,320 मेगावाट, और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो एनर्जी जनरेट करी जाती है इंडिया में वो कितनी करी जाती है 15,000। तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो, बट ये पीडीएफ फाइल मैं तुम्हें पूरी दे दूंगा। अच्छा, एडवांटेजेस मैंने तुम्हें कहा लार्ज तुम्हारे हाइडल प्रोजेक्ट होंगे या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे, उनकी कुछ एडवांटेजेस भी होंगी, डिसएडवांटेजेस भी होंगी। एडवांटेजेस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी तुम जनरेट जो कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट तुम करवा रहे हो वो ज्यादा करवा सकते हो। स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट यहां भी ज्यादा रहेगी, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब बट अगर मैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसकी कुछ एडवांटेजेस होंगी, जैसे शायद ये इकोसिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, कम करती है। तो इतना समझना, इको फ्रेंडली है, रिलायबल है, मैच्योर है एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि जिसको बहुत देर पहले से यूज करा जा रहा है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ईजी है, ठीक है। उसके बाद मोर सूटेड फॉर द सेंसिटिव माउंटेन इकोलॉजी, मतलब अगर तुम्हें एक ऐसे गांव में तुम जाते हो जहां तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, या एक ऐसा एरिया है जहां पे डैम तुम बिल्ड करना चाहते हो, तुम वहां पे अगर लार्ज हाइडल पावर प्रोजेक्ट जाओगे ना करने, तो शायद वहां पे वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे। उस टाइम पे स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। कैन बी एक्सप्लॉइटेड wherever sufficient water flows around small streams या medium to small rivers or also harness abundant shine wind energy and other bioenergy sources। क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी पानी जहां पे फ्लो करता होगा ना, तुम वहां भी इन प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, डज नॉट इन्वॉल्व सेटिंग अप लार्ज डैम्स, मतलब इसमें इतना कुछ खास रहता नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ी डैम बिल्ड करनी है। डैम बिल्ड करोगे तो लार्ज हाइडल प्रोजेक्ट आएगा और जिसके में होगा क्या, तुम्हारा इकोसिस्टम, तुम्हारा वहां पे फ्लोरा फौना जो रहेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसकी एडवांटेजेस हैं, किसकी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स की एडवांटेजेस। अब बात करते हैं ओशन एनर्जी की। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर एनर्जी। तुमने ओशन एनर्जी की बात करो, तुम हाइडल एनर्जी की बात करो, जनरेट होगी एनर्जी बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ओशंस कवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड रिप्रेजेंट एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तुम्हें इतना पता कि अगर अर्थ की बात करूं तो 70% अर्थ पे वाटर ही है, 71% अर्थ पे वाटर ही है। तो तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि ऑल दो करंटली अंडर यूटिलाइज्ड, ओशन एनर्जी को अभी भी इतना यूटिलाइज नहीं करा गया है क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है। अब तुम ओशंस पे इतना सेटअप करके चले जाओ, ठीक है, ओशन पे इतना बड़ा सेटअप तो तुम कर नहीं सकते कि तुम बहुत एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी वहां से जनरेट कर लो, और कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, बहुत ज्यादा। और तुम्हें इतना पता है कि ओशन से एनर्जी कितनी ज्यादा जनरेट कर सकते हैं क्योंकि टाइड्स वहां पे चलती रहती है, चलती रहती है, एनर्जी काफी ज्यादा जनरेट हम कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे, अंडर यूटिलाइज्ड है। रीजन क्या है, उतनी ज्यादा शायद एडवांसमेंट नहीं है। तो ओशन एनर्जी इज मोस्टली एक्सप्लॉइटेड बाय जस्ट अ फ्यू टेक्नोलॉजीज, दैट इज वेव, टाइडल, करंट एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। और यही जो ओशन एनर्जी है, अगर तुम चाहते हो कि इसको तुम यूज करो, एक्सप्लॉइट का यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि यूज करना चाहते हो तुम, तो तुम्हें टेक्नोलॉजीज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, लाइक कि तुम्हें वेव्स के थ्रू कैसे एनर्जी जनरेट करनी है, टाइड्स के थ्रू कैसे एनर्जी जनरेट करनी है, तो वो चीजें होनी चाहिए। और इतनी एडवांसमेंट अभी है नहीं, इसलिए ये अंडर यूटिलाइज्ड है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझते जाना। अभी तक तुमने करे सोलर, विंड, ओशन, हाइडल एनर्जी जो वाटर एनर्जी इसको तुम बोलते हो, और साथ में बायोमास। और बायोमास में भी तुमने सारे कुछ मास के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया, बायोगैस, बायोफ्यूल्स और बायोमासेस के बारे में सबके बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। नाम से पता चल रहा है, जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट, मतलब कि अर्थ की हीट से जो एनर्जी तुम निकालोगे दैट इज नाउन एज जियोथर्मल एनर्जी। कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। इतना मैं इतना समझता हूं, तुम इतने इंटेलिजेंट हो। क्रस्ट मैंटल कोर, इतना इंटेलिजेंट समझता हूं। अर्थ जो है,
अगर अर्थ की मैं बात करूं तो तुम्हें पता है क्रस्ट है, एक पार्ट अपर क्रस्ट, फिर मेंटल रहता है, फिर कोर रहता है। तुमने ये भी सुना होगा सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम रहता है मैक्सिमम क्रस्ट में। उसके बाद सेमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे, निकल और आयरन। इतना मैं समझता हूँ तुम्हें इतना पता है। और तुम्हें पता है मैग्मा जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे रहता है तुम्हारा, मेंटल में। मतलब जो रॉक्स रहती है वो पिघल चुकी होती है, कहाँ जाके इस मेंटल में जाओगे तो रॉक्स बिल्कुल पिघल चुकी होती है, फ्लो कर रहा है, मैग्मा नीचे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतना मैं समझता हूँ तुम्हें पता है। कहता कि व्हेन अंडरग्राउंड वाटर comes in contact with hotspot stream, it's hotspot steam is generated. Steam trapped in rocks is routed through pipes to a turbine and used to generate electricity. सिंपल, अगर जियोथर्मल एनर्जी अगर तुम्हें यूज करनी है तुम कैसे कर सकते हो, सिंपल इतना समझना। तुम्हें पता है अर्थ अंदर से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है जैसे तुम डेप्थ के साथ नीचे जाते जाते हो। और तुम्हें पता है मोल्टन, इसका रीजन पता क्या है, एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक तो हीट जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लावा जो है, मैग्मा जो है, जो रॉक्स जो है वो पिघल जाती है। इतना पता है। अब वो बोल रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे की जाती है। तुम्हें पता है अर्थ की जो हीट है जब उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी तुम बोलोगे इसको जियोथर्मल एनर्जी। अब यही जब अंडरग्राउंड वाटर जो है या अंडरग्राउंड तुम्हारा मैग्मा जो है जब आता है किसके कॉन्टैक्ट में, रॉक्स के कॉन्टैक्ट में और किसी कॉन्टैक्ट में, तो उससे जो इस टाइम पे स्टीम से निकलती है जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को यूज करके जब तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, दैट इज नाउन एज जियोथर्मल एनर्जी। वही सेम आगे बोल रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी जो हीट होती है स्टोर होती है अर्थ क्रस्ट में, उसी को यूज करके तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, जिसको तुम बोलते हो जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे तुम्हें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है तो वो तुम्हें रखोगे कि ये कि कितनी हॉट स्प्रिंग्स जो है तुम्हारी स्टिल कंट्री में अवेलेबल है, जहां से तुम क्या करते हो जियोथर्मल एनर्जी जो जनरेट करते हो। कितनी है, 340। ठीक है, अक्रॉस 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस एंड 11 स्टेट्स, और 11 स्टेट्स याद रखना। आगे शायद मैंने लिख रखा है, बताता हूँ। अब जियोथर्मल एनर्जी की लिमिटेशंस देखी जाए। लिमिटेशंस क्या है जियोथर्मल एनर्जी की, क्या बोल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हर जगह जियोथर्मल एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं है। एक चीज, डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी। तुम्हें पता है कि अगर जियोथर्मल एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, वही हीट जो हम यूज कर रहे हैं किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, अगर वो हमें चाहिए तो डीप ड्रिलिंग तो करनी पड़ेगी, और वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब यहाँ तो जियोथर्मल एनर्जी होगी नहीं, हीट तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है जिससे तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो वो कुछ स्प्रिंग्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वॉल्केनोज की कुछ पॉइंट है, हर जगह वॉल्केनोज तो नहीं है। वैसी जियोथर्मल एनर्जी हमें चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हीट जो है वो बाहर निकल रही होती है एज अ स्टीम, तो वहाँ पे तुम्हें डिगिंग करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। इन न्यूजीलैंड एंड यूएसए देर आर नो पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्केनोज वगैरह इरप्ट नहीं होते, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। एक सेकेंड, देर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी। तो अगर मैं बात करूँ वहाँ की यूएसए की या न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पावर प्लांट जो है बना रखे हैं किसके लिए, ताकि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करी जा सके। बस इतना ही है। अच्छा, बात करते हैं तुम्हारे न्यूक्लियर एनर्जी की। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, कुछ समझ आ रहा है। तुम इतना समझना, कोई भी एलिमेंट जो रहता है, कोई भी एटम जो रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जो एनर्जी तुम न्यूक्लियस से जनरेट करो दैट इज नॉन एज न्यूक्लियर एनर्जी। इतना समझना, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट रहता है किसी भी पार्टिकल के अंदर, जब उसकी रिएक्शन से, चाहे वो फिशन हो रही है चाहे वो फ्यूजन हो रही है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू टाइप्स न्यूक्लियर रिएक्शंस, या तो न्यूक्लियर फिशन या तो न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, एक पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस अगर टूटे, अगर एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में टूट जाएगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। क्या बोला जाएगा, और जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे, दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे और एक लार्ज तुम्हारा पार्टिकल बन जाएगा, उसको बोला जाता है फ्यूजन। और उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। आगे चलते हैं। फिशन मीन्स स्प्लिट अप, मतलब कि क्या होना, टूटना।
स्पेशली जब बात करूं, देखो रेडियो एक्टिव एटम्स की बात करूं, जैसे रेडियम की बात करूं या फिर तुम्हारे यूरेनियम की बात करूं, ये एक एलिमेंट है। यूरेनियम एक एलिमेंट है। अगर देखो, अगर वो एलिमेंट टूटे तो होगा न्यूक्लियर फिशन, और अगर वही एलिमेंट मैं जोड़ूं, उसको कंबाइन करूं, वो होगा न्यूक्लियर फिजन। बट उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब मैं कंबाइन कर रहा हूं या तोड़ रहा हूं, उस टाइम पे जो एनर्जी तुम्हारी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी। तुम इतने सारे खुश क्यों हो? The process in which the heavy nucleus of radioactive atom such as uranium या plutonium या thorium, ये कुछ रेडियोएक्टिव एटम जो है वो काफी ज्यादा क्या है? रेडियो एक्टिव है, जिनका न्यूक्लियस तुम इतना समझ लो कि अगर इनको अलग करा जाए या इनको कंबाइन किया जाए तो ये काफी अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। जब स्प्लिट हो जाते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जब टूट जाते हैं, ये फिशन हो जाती है, तब के टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको तुम क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फिशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। बट किसके थ्रू रिलीज हुई है वो? न्यूक्लियर फिशन, टूटने की वजह से। द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, मतलब इतना समझना, न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक बहुत ज़्यादा, तुम बोलो कि हजार्डस एनर्जी है, इसको हैंडल करना इतना इजी नहीं है। तो थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे एटम बम्स जो रहते हैं वो भी किसी एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, इसी न्यूक्लियर एनर्जी पे। एक जगह पे गिरा दोगे, आगे वो प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, फिशन होती रहती है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, क्योंकि मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, एनर्जी और ज़्यादा प्रोड्यूस करता जाएगा। इसी टर्म को बोलते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा हजार्डस भी है। बात कर रहे हैं किसकी? यूरेनियम की। इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ फॉर्म ऑफ यूरेनियम रॉड्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक यूरेनियम नाम का जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे यूज करा जाता है ताकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट करी जा सके। अब न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे। तो महाराष्ट्र स्टेट्स पता होना चाहिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और कर्नाटका। तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा और क्या लिखे, ककरपुर और कायगा। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो हैं जिन जिन स्टेट्स में प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात और कर्नाटका। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूं तो तुम्हें इतना समझना कि दो न्यूक्लियाई क्या होंगे? अब कंबाइन होंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बना देंगे। अब कॉम्बिनेशन के टाइम पे उन दोनों को जब कंबाइन करा, उस कॉम्बिनेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी, बट थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये याद रखना। जैसे सिंपल बात करूं, ड्यूटेरियम की बात करूं और किसकी बात करें, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड, ये गलत लिखा है, एक सेकेंड को। ड्यूटेरियम और हीलियम की तो बात कर रहा है वो। ड्यूटेरियम और हीलियम की जब तुम फ्यूजन करते हो, सिंपल समझ, ड्यूटेरियम और हीलियम की जब फ्यूजन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। हीलियम याद रखना, ड्यूटेरियम याद रखना। जब इसकी क्या करते हो तुम? फ्यूजन करते हो, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसको तुम बोलते हो न्यूक्लियर एनर्जी। इसको छोड़ दो, यहाँ पे आओ। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नीडेड फॉर फ्यूजन। ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम बस क्या करोगे, दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे, दो न्यूक्लियस को कंबाइन करोगे। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए ताकि हम क्या करें? न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर सके थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियस। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब रहते हैं वो भी किस फिनोमेना पे बेस्ड है? इसी न्यूक्लियर फ्यूजन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। तो जो सन और स्टार जो तुम्हारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है और वही बार बार मतलब फ्यूज हो रही है, बार बार एटम्स कंबाइन होते जा रहे, कंबाइन होते जा रहे। तुम्हें लगता है ना, तुम्हें पता क्या बोलते हैं, सुनो, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो तुम्हारा सन है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्यूजन्स होती जा रही है, जितने भी एलिमेंट्स है वो कंबाइन होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्रस्ट हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, जीरो, खत्म हो जाएगा एकदम से, वो टाइम लगेगा। बट इतना समझना क्यों होगा वैसा, अब तुमने समझा, क्योंकि वहां पे एटम्स जो हैं, जो तुम्हारे न्यूक्लियस जो हैं, वो कंबाइन होते जा रहे हैं, और जो एनर्जी वो तुम्हें दे रहा है ना सन,
वो खुद को बेचारे को कंबाइन कर करके दे रहे हैं, मतलब फ्यूजन करते जा रहे हैं अपनी न्यूक्लियस की और एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा भी यूज करोगे, थोड़ा सा भी एटम बम कितना सा होता है, थोड़ा ही, बट पूरा का पूरा इतना एरिया तबाह करता है तुम सोच भी नहीं सकते। न्यूक्लियर एनर्जी है। डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग में पूरा पूरा एरिया तबाह करती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या करनी है करके, ठीक है, तो उसको छोड़ो। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है, सुनना ऐसे खत्म कर चुका हूं मैं पूरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थोड़ा कंक्लूड करते हैं क्लास को। तुमने करा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, डिफरेंस समझाया अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करूं तो तुम इसको बोलोगे एग्जॉस्टिबल, या फिर बोलोगे कन्वेंशनल, जिनको तुम बहुत देर पहले से यूज करते आ रहे हो। और फ्यूल्स एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है इसकी। कोल, पेट्रोलियम, ये सारी बेस्ट एग्जांपल है किसकी, तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जो है सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, इतना समझना। सोलर एनर्जी थी, रिन्यूएबल थी, रिन्यू कर सकते हो। तुम्हारी जियोथर्मल एनर्जी है, रिन्यूएबल है, हीट रहेगी अर्थ के अंदर हमेशा, और वहां से तुम हमेशा इलेक्ट्रिसिटी या जो भी तुम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हो वो कर सकते हो। तुम्हारी विंड रहेगी हमेशा, तो विंड के थ्रू तुम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, रिन्यूएबल है। बट इन फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स जो दोबारा से रिन्यू नहीं होते और जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, या फिर कुछ प्रोडक्ट रहते हैं प्लांट्स और तुम्हारे एनिमल्स प्रोडक्ट्स रहेंगे। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं वो तुम्हें अच्छे से पता है। फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, बहुत देर से कोई भी डेड डिकेइंग मैटर जो है वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट रहे मिलियन ऑफ ईयर, तब के टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। उसके बाद ही पेट्रोलियम, कोल, ये सब बनता है, बट फॉसिल फ्यूल्स उसके थ्रू बनते हैं। और ये जो है सोर्सेज, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, दोबारा रिन्यू नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो मिलियन ऑफ ईयर दोबारा लगा देंगे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर कोई है किसका, कोल का, या फिर कंज्यूमर अगर कोई है कोल का, तो वो कौन है, इंडिया। और कितने रिजर्व्स हैं इंडिया के पास, अराउंड 3,61,411 मिलियन टन्स, किसके, कोल के। कोल सप्लाइज अबाउट 49% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इतना याद रखना, कमर्शियल यूजेस, इंडस्ट्रीज होंगी, चाहे तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी जो यूज करी जाती है वो किसके थ्रू करी जाती है, और कितनी करी जाती है, 49.7%। क्वेश्चन आ सकते हैं। द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, चाहे वो देखो क्रूड ऑयल तुम्हें पता है, देखो अर्थ से भी निकल सकता है, तुम्हारे ओशन से भी निकल सकता है, इतना तुम्हें पता है। कितना इंडिया के पास, अराउंड 603 मिलियन टन्स। इंडिया कंज्यूम्स अबाउट 194 मेगा टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एनुअली। तो एक समझना वहां पे बात, हर साल इंडिया जो है क्रूड ऑयल एनुअली कितना यूज करता है, 194 मिलियन टन्स, एंड मोर देन 80% ऑफ इट्स इज इंपोर्टेड, और 80% से ज्यादा वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। 603 रिजर्व है सारे, ठीक है, यूज कर रहा है वो कितना, 194। देखा जाए 3 साल में इंडिया में सारा ऑयल खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंडिया जो मैक्सिमम ऑयल जो है अपना वो इंपोर्ट करता है, रशिया से, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, इन सारी कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस है किसकी, इसी क्रूड ऑयल की। इतना समझ आ रहा है, कल की क्लास में तुम्हें बताया था शायद मैंने। और जो कंट्रीज ऑयल जो है जनरेट करती है, उनको कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उनके लिए, ओपेक, और ओपेक प्लस बनाई गई है जिसके अंदर रशिया आती है। याद रखना, रशिया भी क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है ऑयल। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन कॉज ग्रेट अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और ये कन्वेंशनल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल है, और साथ में एग्जॉस्टिबल है, और ये ज्यादा अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। और यहीं पे तुम्हारा होता है पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी खत्म। 2 दिन लगा दे तुमने सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म करने, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी तुमने टॉपिक करे अभी तक, ट्राई करना तुम इनके आंसर्स कर दे पाओ।
तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दैट इज कोल। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, फॉसिल फ्यूल, विंड या न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी पढ़ा तुमने, न्यूक्लियस होगा वही डिवाइड होगा, वही कंबाइन होगा जिसके थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर या इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, जो कहां से ऑब्टेन होगी, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सन के अंदर जो तुम्हारे हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन हो रहा है, जिसकी वजह से सन एनर्जी दे रहे हैं, तो एटम लगता है ना कि सन लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल दोबारा रिन्यू हो जाती है, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, बायोमास, तो बायोमास। ठीक है, आगे सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड, मतलब इसको यूज करा जाता है, कैसे यूज करा जाता है, टरबाइन यूज करके, डैम यूज करके या जियोथर्मल वेल्स यूज करके, सोलर सेल्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, अच्छा फॉसिल फ्यूल तो नहीं है, विंड भी नहीं है, क्योंकि विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी विंड से, फॉसिल फ्यूल से, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज है। फॉलिंग वाटर से पावर प्लांट, तुमने कौन सा पावर प्लांट बोला, मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मैंने ओशन का नाम नहीं लिया, मैंने टाइडल एनर्जी का नाम नहीं लिया, मैंने ओशन पावर प्लांट का नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। जो तुमने देख रखे डैम्स, तुम्हें पता है, चाहे वो लार्ज स्मॉल है। अच्छा, जो तुम्हारे लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रहते हैं, कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं एनुअली, 1,45,000 समथिंग, और दूसरे स्मॉल 15,000 समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल यूज करने का डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, एमिट पॉल्यूटेंट्स व्हेन बर्न्ड, या दे आर नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। तो एक तो सबसे ज्यादा है, दैट इज दे एमिट व्हेन बर्न्ड। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, अर्थ कोर, बायोमास, न्यूक्लियर एक्शन। अर्थ की कोर से जो एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉमनली यूज्ड इन रूरल एरियाज। ये बता दूं, क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल। बायोगैस में बार बार रिन्यू तुम कर सकते हो, कैसे, क्योंकि काउडंग यूज करोगे, वेस्ट प्रोडक्ट यूज करोगे, बायोगैस प्रोड्यूस कर दोगे। तो बायोगैस जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कितना परसेंट था ये, अराउंड 40%। 40% रूरल एरियाज में जो एनर्जी यूज करी जाती है वो बायोगैस के थ्रू करी जाती है, बायोमास के थ्रू यूज करी जाती है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इज नाउन एज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, फ्यूजन से हीट जनरेट होती है, फ्यूजन से। इधर देखो, पहले मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी रहेगी दो, या तो न्यूक्लियर फिशन या तो न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होगी ना जब, तो हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूजन की वजह से। बट फिशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। बात करें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड पावर। इंपॉर्टेंट है, बताओ। विंड पावर प्लांट जो है या फिर विंड एनर्जी तो तुम जनरेट कर रहे हो विंड मिल्स यूज करके, उसकी एडवांटेज बताओ। अच्छा, इट इज ऑलवेज अवेलेबल, ऐसा तो नहीं है, कई बार हवा कम चलेगी, कई बार ज्यादा चलेगी, तो फिर दिक्कत आएगी। चीप टू प्रोड्यूस, नहीं, स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट लगेगी उसी को लगाने में तुम्हारी बस हो जाएगी। ठीक है। इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, तो ये तो इसकी डिसएडवांटेज है, कोई भी पॉल्यूटेंट जो है एमिट नहीं करता, मतलब कोई भी पोल्यूशन ये क्रिएट, बस खुद को, इसको बस डिसएडवांटेजेस ये है कि पैसा ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव है स्टार्टिंग में, खुद की इसकी ब्लेड्स में दिक्कत आ सकती है, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड लगती है। अब ऐसा तो है नहीं विंड मिल जितनी जगह पे लगा दी उतना एरिया कवर कर रहे हैं, एक विंड मिल लगाने से तुम्हारा घर चलेगा सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पावर। डिसएडवांटेज बताना है। इट इज एक्सपेंसिव टू
produce. It is not reliable in all weather condition. It emits pollutants और it requires a large amount of land. वो बोल रहा है सोलर पावर प्लांट का डिसएडवांटेज बताना है. घर की छत पे लगा दो पूरा घर चल जाएगा, तो कितनी लैंड लगी? ऑप्शन नंबर. इसकी एक ये डिसएडवांटेज है कि सारे वेदर कंडीशंस में इसको यूज तुम नहीं कर सकते. सर्दियां आ गई, सन है ही नहीं, तो यूज कहां से कर पाओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी? बायोमास एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? नेचुरल गैस तो नहीं है. वुड इज अ फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी. तो वुड एक बायोमास है जिसकी तुम एनर्जी तुम जनरेट कर सकते हो. कितने हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड टू पावर व्हीकल? इथेनॉल. तो ऐसा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ जो तुम यूज करते हो ताकि व्हीकल्स को चला सको. रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल होता तो पेट्रोलियम बोल देते, ठीक है, तुम अपना फॉसिल फ्यूल्स बोल देते, बट वो बोल रहा है रिन्यूएबल, जिसको बार बार रिन्यू कर सकते हो, दैट इज नोन एज इथेनॉल. टाइडल पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ टाइड्स. कोई बताएगा मेरे को टाइड्स कैसे पैदा होती है? टाइड्स कैसे उठती है? लहरें कैसे उठती है? तो इतना तुम्हें पता है कि एक अर्थ जो है तुम्हारा, ये अर्थ तुम्हारा घूम रहा है सन के आगे पीछे, और उस सन की कुछ ग्रेविटी है. मून घूम रहा है तुम्हारा अर्थ के आगे पीछे, उस मून की कुछ ग्रेविटी है. उसी ग्रेविटी की वजह से जो टाइड्स जो है तुम्हारी उठती है. कोशिश तो ये यही करती है कि वो जाके छू ले उसको, पानी जो है वो टाइड्स जो है वो चांद को जाके छू ले, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. क्योंकि ग्रेविटेशनल, अगर मैं पुल की बात करूं या ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करूं, सबसे वीक फोर्स कोई है तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तुम्हें पता होना चाहिए. फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो नहीं है, सोलर भी नहीं है, न्यूक्लियर भी नहीं है, एक ही बचा. तो जितने भी तुम्हारे फ्यूल सेल्स रहते हैं तो उसके अंदर देखो फ्यूल सेल्स, जैसे उसने एक एग्जांपल दी थी तुम्हें, एक सेकंड, पीछे की एग्जांपल थी, या छोड़ो, एक सेल की एग्जांपल की बात करो, ठीक है. सेल के अंदर तुम्हारे अगर देखा जाए तो हमेशा दो वो कंपाउंड डालता है, दो एलिमेंट्स डालेगा जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन हो और एनर्जी क्या हो जाए, जनरेट हो. तो सिंपल याद रखना, फ्यूल सेल जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? अपने अंदर जो उनके केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उसके थ्रू. बस इतना ही है. तो यहां पे तुम्हारा खत्म होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब तुम्हारा टॉपिक बचता कौन से? सोर्सेज बढ़ा दिए, रेस्पिरेशन बढ़ा दिए, क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिए, न्यूट्रिशन बढ़ा दिए. तुम्हारा बचता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक, और तुम्हारा बचता है करवा दिए मैंने. तुम अगर देखोगे, तुम्हारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे, पढ़े वहां पढ़ेंगे. वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एक, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. और तुम्हें पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट कैसे होगा? जाइलम फ्लोएम के थ्रू. वो कुछ तुम्हें चीजें समझा दूंगा पूरी. ये खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे साइंस में जो स्पेशली फीमेल सुपरवाइजर वाले, तुम्हारी साइंस में टॉपिक है कौन सा? एक सेकेंड, टॉपिक कौन सा तुम्हारा? वो वाला फूड चेन, फूड वेब. ये कुछ टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है और ये शायद तुम्हें इन्वायरमेंट वाली क्लास में तुमने कर लिए हैं, इसलिए मैं साइंस में नहीं पढ़ाऊंगा. बट स्टिल अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट में पढ़ाऊं, ठीक है. तो ये तुम्हारा टॉपिक 2 दिन और तुम्हारी फीमेल सुपरवाइजर की साइंस खत्म. और बट ऐसा नहीं है मैं साइंस खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं साइंस पढ़ाता रहूंगा, कॉन्टिन्यूएशन में रखूंगा. दैट इज जो तुम्हारा साइंस जो बेसिक पैटर्न रहता है बाकी सब एग्जाम्स का, तो वो करवाऊंगा पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब चीजें. इतना रख रहा हूँ आज की क्लास के लिए, खत्म कर रहा हूँ.